अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टॉक के साथ मैं हूं हिना सलमान। वफाकी हुकूमत से अगले साल माली साल का बजट पेश कर दिया गया है। बजट दस्तावेज सामने आने के बाद माशी माहिरीन की राय में ये सिर्फ कागज का पलंदा और इशारियों का एक गोरखकंदा है जिसमें आम आवाम के लिए कुछ नहीं है। गो के हुकूमत का दावा है कि माशी हालात को सामने रखते हुए सैलरी क्लास को जितना रिलीफ दे सकते थे वो दिया गया है। हुकूमती दावे के बरक्स माशी माहिरीन की राय में हुकूमत ने भारी भरकम टैक्स आयद करके दूसरे हाथ से तनख्वाहदार तबके को दिए जाने वाले रिलीफ भी वापस ले लिया है। यानी हुकूमत ने एक बार फिर आवाम को रिलीफ की बजाय सिर्फ तकलीफ दी है। इस हवाले से प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है दो बड़े एमिनेंट इकोनॉमिस्ट। सबसे पहले मैं वेलकम करूंगी डॉक्टर काशिफ मजीद सालिक साहब का, जो कि एसोसिएटेड है SDPI से, और उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है मिस्टर मोहम्मद शाफ नजीब में, जो कि एसोसिएटेड है पाइट से। उनको भी खुशामदीद करूंगी। सबसे पहले मैं रुख करूंगी डॉक्टर काशिफ मजीद सालिक साहब आपका। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि मौजूदा वफाकी बजट को क्या अवामी बजट कह सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये बजट जो है वो पूरी तरह अवामी तवक्कुआत के मुताबिक पूरा नहीं उतरा है। अवाम जो है, आप गली मोहल्लों में बाजारों में घूम के देखें, अवाम को ओवरऑल एक मायूसी सी हुई है कि क्यों कोई नई चीज़ उनके लिए नहीं प्रेजेंट की गई। खासतौर पे जो बिजली की कीमत कुछ महीनों पहले कम की गई थी, अवाम एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो कम होगी, मजीद कम होगी, लेकिन ऐसा कोई ऐलान नजर नहीं आया। ठीक है, इसी तरह लेकिन अगर आप दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट की जो सिचुएशन देखें तो आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अपनी बुलंदियों पे छू रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी को कॉन्फिडेंस मिला है, बिजनेस सेक्टर को कॉन्फिडेंस मिला है, लेकिन अवाम जो है इसको अगर अवाम दोस्त बजट कहें तो वो एक मुश्किल बात होगी। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे एरियाज में, खासतौर पे एग्रीकल्चर दोस्त तो ये बजट है जहाँ पे एग्रीकल्चर की फॉर्म इनपुट्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, उनके ऊपर कोई नया टैक्स नहीं लगा, जो एक बड़ी खुशाइंद बात है, जिसका एक डर भी था कि IMF की वजह से या किसी और वजह से ये जो नए टैक्स एग्रीकल्चर को लग सकते हैं। दूसरी जो चीज इम्पोर्टेंट जो इसमें वो ही है सोलर पैनल्स के ऊपर जो 18% सेल्स टैक्स लगा है। मेरे ख्याल में एक काफी सेटबैक है अवाम के लिए भी, जो इसको तेजी से अडॉप्ट कर रहे थे, और ये लोकल मार्केट के लिए देखना पड़ेगा कि कैसे बेनिफिशियल होगा। जहां तक कि अभी उसकी जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंट सोलर पैनल्स बनाने की, वो अभी वो नहीं पहुंच सकी। तो आप जब इंपोर्ट के ऊपर ये 18% सेल टैक्स लगाएंगे तो ये जो एक सस्ती बिजली का सोर्स था अवाम के लिए, वो मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में एक अवाम के लिए मायूसी का पैगाम है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो अच्छी चीज हुई है वो सूबों को डेवलपमेंट जो बजट है वो देने की बात है। तकरीबन 2 गुना ज्यादा फेडरल डेवलपमेंट बजट के साथ से ज्यादा जो है वो आपको सूबों को दिया गया है। तो मेरे ख्याल में जो डिसेंट्रलाइज्ड की तरफ जा रहे हैं, वो एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, जिसमें सूबों के पास एक ज्यादा फिस्कल स्पेस होगी कि वो अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो 18वीं तरमीम के जरिए उनके पास चले गए हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस कर सकते हैं, रूरल लाइवलीहुड्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं, गरीब किसानों के ऊपर फोकस कर। ये सारी चीजें में कुछ मिक्स और मैच जो है, कहीं खुशी है कहीं गम है, तो कहीं कोई सेक्टर जो वो मद्देनजर नहीं रखा गया, खासतौर पे वो सेक्टर जो कि टेक्सटाइल। इस बजट में थोड़े बहुत लूप होल्स रह गए हैं जिन पे काम करने की जरूरत थी, जो कि नहीं की गई। बिल्कुल मैं समझ आ रही है इस बात का, लेकिन मैं रुख करूंगी शाफ साहब आप पे। आप मुझे बताइएगा कि तनख्वाहदार तबके को कितना फायदा हुआ है? अगर हम सरकारी सेक्टर की बात करें या प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तो क्या आवाम को इधर रिलीफ मिला है? देखिए, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि तरक्की पजीर ममालिक, पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज जो होते हैं, वहाँ पे कभी भी एक मुकम्मल फलाही बजट नहीं पेश किया जा सकता। वहाँ मुश्किल फैसले होते हैं, वहाँ हुकूमत को कुछ ऐसे इक़दाम लेने पड़ते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि या अवाम या और कोई सेक्टर जो है वो नाखुश होता है, लेकिन साथ साथ वहाँ कुछ बेहतरी करने की गुंजाइश ज़रूर होती है। तो इसमें जो एक चीज बेहतर हमें लगी वो था कि तनख्वाहदार तबका, जो कि हमारे डायरेक्ट टैक्सेस का मेजॉरिटी पोर्शन जो है जिससे आता है, उन पे जो टैक्सेस लागू होते हैं उसमें कमी की गई है।
जो पहली जिसे हम कहते हैं 3 टैक्सेबल स्लैब्स हैं, 6 लाख सालाना आमदन से कम वाले लोगों पर तो लगता नहीं है, लेकिन 6 लाख से लेके वाले लोगों पे जो टैक्स की शरह है उसमें कुछ कमी की गई है, जो कि खुशाइंद इकदाम है मेरे ख्याल से। लेकिन इसके साथ साथ जाहिर बात है, जब आप एक जगह से आप टैक्स कलेक्शन जो है, टैक्स रेट कम कर रहे हैं और आप अपना जो टैक्स रेवेन्यू टारगेटेड है उसको भी बढ़ा रहे हैं, 12.5 ट्रिलियन से वो अब 14 ट्रिलियन से ज्यादा पे चला गया, यानी कि 2 ट्रिलियन इस माली साल से ज्यादा अगले माली साल में आपने वो कलेक्ट करना है। तो जाहिर बात है, अगर आप एक जगह टैक्स रेट्स में कमी कर रहे हैं तो वो कमी आपको कहीं और से पूरी करनी पड़ेगी। और उसमें हमें नजर आया कि हुकूमत ने सहारा लिया है बहुत सारी ट्रांजैक्शंस पे टैक्स लगा के, और ये एक वो चीज है कि जिससे जैसे आपने पहले सवाल में भी अपना पूछा कि क्या आवाम इससे खुश है या नहीं, तो वो जो एक फिक्र की लहर दौड़ रही है उसके पीछे इन ट्रांजैक्शंस पे टैक्स है। जैसे अब आप अगर ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स कुछ परचेज करते हैं तो उस पर डिजिटली भी आप पे करें, उस पर टैक्स होगा, कैश ऑन डिलीवरी पे भी होगा, और इसके अलावा बाकी भी इस तरह की ट्रांजैक्शंस पे कुछ टैक्सेस लगाए गए हैं जो कि आगे हो सकता है महंगाई में भी अपना असर दिखाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं रुख करूंगी काशिफ साहब आपकी तरफ, थोड़ा सा हम बात करते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के हवाले से। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो भी ग्रो कर रही हैं, जैसे कि देखा कि ई कॉमर्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा पेश हैं, खासतौर पे हमारी जो घर में बैठी ख़वातीन हैं वो बहुत काम कर रही हैं। अगर उस पर टैक्स लग गया, क्योंकि अभी ये ग्रोथ के प्रोसेस में है, तो ये क्या उनका मोरल डाउन नहीं हो जाएगा इन चीज़ों से? बिल्कुल, मेरा ये ख्याल है कि ये एक सबसे ग्रोइंग इकोनॉमिक सेक्टर था जिसको ऊपर ये जो 18% सेल टैक्स जो लगाया है, मेरे ख्याल में ये एक अच्छा इक़दाम नहीं है जिसको रिवर्स करने की जरूरत है। मेरे ख्याल में अगर ये 10% पे आ जाए तो एक रीजनेबल अमाउंट बन जाएगी। आपकी ऑनलाइन परचेज जिसको गवर्नमेंट भी फेवर कर रही थी, और पिछले दिनों बात भी हुई कि आप पेट्रोल भी खरीदेंगे या कोई भी चीज खरीदेंगे तो कैश की बजाय क्रेडिट की तरफ जाना पड़ेगा। तो एक तरफ तो गवर्नमेंट जो है बात करती है कि डिजिटलाइजेशन की तरफ बात करती है, ई कॉमर्स की या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन की बात करती है, तो दूसरी तरफ ये जो 18% की काफी बड़ा ह्यूज टैक्स है। तो मेरे ख्याल में ये स्टिल अभी सजेशंस में है, तो अगर इसको लेस देन 10% कर दिया जाए तो फिर भी गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू भी जनरेट कर सकती है, लेकिन साथ साथ इस जो ग्रोइंग सेक्टर है उसको इम्प्रूव कर सकती है। तो बहुत सारी आपको पता है तकरीबन 400 मिलियन डॉलर्स जो है पिछले साल जो है फ्रीलांसर्स ने और जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं उन्होंने आपको कमा के दिए है। तो ये एक उनके लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। जो ये एक्टिविटीज इर्द गिर्द हो रही हैं, एक पूरा एटमॉस्फेयर इसका इकोसिस्टम डेवलप हुआ था। तो इस इकोसिस्टम में मेरे ख्याल में ग्रेजुअली टैक्सेशन की तरफ जाना चाहिए था, रादर देन एकदम आपने 18% जो है टैक्स लगा दिया है। तो आपकी जो इंटरनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, कोई आपने किताब खरीदनी है ऑनलाइन, आपने कोई कपड़े खरीदने हैं, तो वो सब चीजें जो हैं 18% महंगी हो जाएंगी। तो लाजमी तौर पे इन एक्टिविटीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, और फिर वो आपके जो डिमांड साइड है, जो उसको आपके टेक्सटाइल सेक्टर है, आपके जो फुटवेयर है, दूसरी चीजों के ऊपर भी इनडायरेक्टली जो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो लाजमी तौर पर आपकी लाइवलीहुड पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और आपकी वेलफेयर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी इम्पैक्ट के हवाले से हम मजीद बात करते हैं। मैं रुख करूँगी शाह नजीब साहब का। शाह नजीब साहब ये बताइएगा कि ये जो कार्बन लेवल का इतलाक और रोज़मर्रा की दरामदी अशिया पर जो भारी टैक्स नाफिज किया गया है, क्या ये इन्फ्लेशन मजीद नहीं बढ़ेगी मुल्क में? लोग जो है आगे ही कहते हैं कि मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं, ब्रेन ड्रेन का शिकार हैं। आप क्या समझते हैं इस बजट से क्या माशी बुरहान हो सकता है? देखिए, पिछले 2 साल हम एक बड़ी हाई इन्फ्लेशन पीरियड में हमने गुजारे हैं, और उसके बाद इस माली साल में इन्फ्लेशन के फिगर्स हमारे कुछ बिल्कुल नीचे आए, लेकिन उसमें 2-3 फैक्टर्स जारी बात शामिल थे। एक, जहां उसमें ग्लोबली जो ऑयल प्राइसेस हैं उसका कम होना, ओवरऑल ग्लोबल इन्फ्लेशन का कम होना, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा इफेक्ट था बेस इफेक्ट, जिसको हम स्टैट्स में कहते हैं। यानी कि आपकी पिछली महंगाई की बेस इतनी ज्यादा थी कि उसके बाद आपको जो कीमतें बढ़ी भी सही तो आपको वो फर्क जो है वो थोड़ा सा महसूस हुआ इंक्रीज का। लेकिन अब हमने देखा कि मई के महीने में एक दफा फिर जो महंगाई के फिगर्स है उसमें इजाफा हुआ, यानी कि 3.5% जो है वो आया पिछले महीने, जबकि वो 1% के आसपास
पिछले कुछ महीनों से चल रहा था। तो ये ऐसा लगता है कि वो जो बेस इफेक्ट था वो अब खत्म होता जा रहा है उसमें से, और अब महंगाई की शरह में कुछ ना कुछ इजाफा हमें नजर आएगा। उस वक्त ऐसे इकदामात, कार्बन लेवी जो कि दुनिया लगाती है बिल्कुल पेट्रोल और इस तरह के जैसे हम कह सकते हैं कि चीजों के इस्तेमाल पे, लेकिन वहां पे आपके पास अल्टरनेट रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं। यानी कि ये डिस्करेज करने के लिए होता है कि आप पेट्रोल ना यूज करें। आप हो सकता है अगर गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाएं, आप कोई और ऐसे गाड़ी इस्तेमाल करने के बजाय हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाएं, या बाकी चीजें जहां पे फ्यूल यूज होता है एनर्जी के तौर पे, तो आप कोई रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं। लेकिन पाकिस्तान में फिलहाल हमारे पास वो रिन्यूएबल या वो अल्टरनेट रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि हम पेट्रोल की अपनी कंजम्पशन कम कर सके। तो ऐसे वक्त में ये कार्बन लेवी लगाना जो है वो बिल्कुल ना सिर्फ पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएगा, और खासतौर पे ऐसे वक्त में कि जब ये भी सजेस्ट किया गया है कि पेट्रोलियम लेवी जो है उसको भी मजीद बढ़ाया जाए। तो अगर वो पेट्रोलियम लेवी का भी इंक्रीज आता है और उसके साथ साथ कार्बन लेवी भी लगती है, तो ये दोनों मिलके पेट्रोल की कीमत में इजाफा करेंगे। और ये इजाफा होगा कि अगर इंटरनेशनल प्राइस जो है वो मौजूदा लेवल पर रहती है, उसमें अगर कोई रद्द-बदल होती है वो इसके अलावा होगा, तो जाहिर बात है उसका जो फ्यूल एक्सपेंडिचर है, चाहे वो एक आम इंसान है, चाहे वो एक जैसे टैक्सी या कमर्शियल व्हीकल चलाने वाला है या बसेस, उनकी पर भी आएगा, और उसका इम्पैक्ट जाहिर बात है फिर ओवरऑल इन्फ्लेशन पर भी आने का खदशा है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक सवाल मैं आपसे इधर ही करूंगी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो टेक ऑफ करने की पोजीशन में आ गया है, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, पाकिस्तान जो है वो हम देखते आए हैं पिछले 70 साल की, अगर हम अपनी मौशी तारीख उठा के देखें तो हमारे हम कह सकते हैं कि हमारे कुछ पीरियड्स आते हैं जिसमें हम हाई ग्रोथ करते हैं, और उसके बाद हमारा एक पीरियड आता है कि जिसमें हम कंसिस्टेंटली लो ग्रोथ करते हैं। हमने ये पिछले 10 साल या 15 साल में भी उठाकर देखे तो हमें यही नजर आया। 21वीं सदी के शुरू के बाद तो ऐसे 3-4 हमारे पीरियड्स आ चुके हैं कि जहां पे हमने 5-6% की ग्रोथ की, और उसके बाद हम वापस 2-3% की ग्रोथ पर आ गए। अभी भी हमारा हम कह सकते हैं कि इसी एक पीरियड से गुजर रहे हैं, लेकिन इस पीरियड से निकलना मुश्किल है, इसमें कोई खदशा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस वक्त भी हम ये कह सकते हैं कि इसका जो हल है वो हमारे हाथ में है, और वो हल ये है कि मईशत का पहिया चलने दिया जाए। और वो कैसे चलेगा? वो चलेगा जब हम अपने तमाम सेक्टर्स, वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो और सर्विसेज सेक्टर हो, उनको बढ़ावा दें, उनको चलने दें। और इस वक्त हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, खासतौर पर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो निहायत मुश्किलात का शिकार है। उसके लिए पाइड ने पिछले 2-3 साल में एक बड़ा अहम काम किया है जिसको हम कहते हैं स्लज ऑडिट, यानी कि जो भी रेगुलेटरी स्लज है, यानी कि कवानीन इतने सख्त या इतने ज्यादा कर दिए गए हैं कि उससे कंप्लाई करना जो है वो बिजनेसेस के लिए मुश्किल हो गया। तो हम कहते हैं कि उन कवानीन को आसान किया जाए, खत्म ना किया जाए, बल्कि उनसे कंप्लाई करना आसान किया जाए, ताकि बिजनेसेस जो हैं उनको उसकी कंप्लायंस में टाइम भी कम लगे और उसमें साथ साथ उनको कॉस्ट भी कम बेयर करनी पड़े, ताकि उनका ना टाइम का ज़िया हो ना रिसोर्सेज का ज़िया हो रेगुलेटरी कंप्लायंस में। और वो ये जो एडिशनल टाइम और एडिशनल रिसोर्सेज जो उनको बचेंगी वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकें, जिससे बिजनेसेस चलेंगे। बिजनेसेस जब फ्लरिश होंगे तो तभी मईशत का पहिया भी चलेगा, इन्फ्लेशन भी जो है जिसे हम कह सकते हैं कि कहते हैं कि मनी जो है वो पूरा सर्कुलेट होगा, सर्कुलेशन के साथ बेहतर कहते हैं कि जहां सर्कुलेशन होती है वहां इकोनॉमी भी उनकी ग्रोथ होती है। तो मैं रुख करूंगी काशिफ सालिक साहब आपका। काशिफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि 6501 अरब का खसारा है, तो आप क्या कहेंगे? ये खसारा क्या फुलफिल हो जाएगा कि अवाम मजीद महंगाई के अंदर पिसती चली जाएगी? देखिए, हमेशा से पाकिस्तान में डेफिशिएंट बजट ही आता रहा है, और ये खसारा इतनी जल्दी बहुत मुश्किल है। मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब तो कह रहे हैं कि टेक ऑफ पोजीशन पे है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि टेक ऑफ जो है हमारे नौजवान कर रहे हैं पाकिस्तान से। कोई जो इतनी बुरी बात नहीं है, आपके रेमिटेंसेस की वजह से ये सारी आपकी जो रौनक है पिछले पूरे साल में, इन्फ्लेशन अगर कम हुई है तो आपके रेमिटेंसेस की वजह से। अगर किसानों ने जो स्पोर्ट प्राइस को और प्रोक्योरमेंट को डीरेगुलेट किया है तो उसकी जो शॉक को बर्दाश्त किया, तो ये रेमिटेंसेस हैं जिसकी वजह से वो बच गए हैं। इसी तरह जो आपका एक सरप्लस आया है
करंट अकाउंट, वो भी इसी रेमिटेंसेस। तो आप किसी भी इकोनॉमिक इंडिकेटर को उठा के देख लेंगे तो उसको सपोर्ट जो बेस दी गई है वो इस रेमिटेंसेस की वजह से दी है। तो एक तरफ तो ऑफकोर्स ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे जो काबिल ह्यूमन कैपिटल है वो बाहर जा रहा है, लेकिन ऑफकोर्स एक जो इस वक्त हमें फॉरेन एक्सचेंज जो इम्पोर्टेंट है वो हमें दे रहा है। तो ये जो डेफिसिट बजट है, जो आपका क्वेश्चन है ये कैसे पूरा होगा, ये वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से और सर्विस इंडस्ट्री से पूरा होगा। आपकी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वो आपकी इतनी जल्दी जो है बाउंस बैक नहीं करेगी। आपके पास जो क्विक रेमेडी है वो आपको एग्रीकल्चर पे फोकस करना है। आपने किसानों को वैल्यू चेन की तरफ लेके आना है, कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर और प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरफ लेना है। अभी तक एग्रीकल्चर को हम एक सोशल एक्टिविटी की तरह समझते हैं, ठीक है, और रूरल लाइवलीहुड्स को, लेकिन उसको अब एक बिजनेस मॉडल की तरफ लेके आना है। नई टेक्नोलॉजीज जो कि उसके अंदर उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं और उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिक्लाइन करें। तो मेरे ख्याल में ये दो सेक्टर्स, एक सर्विस सेक्टर जिसमें आपने ऑफ कोर्स ये 18% की सेल्स टैक्स लगाया है ई कॉमर्स के ऊपर, लेकिन फिर भी उसमें अंदर पोटेंशियल है। अगर उसको राइट सर्विसेज दे दी जाए, इंटरनेट बेहतर तौर पे दे दी जाए, उनकी टैक्सेशन को स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए, बेहतर कर दिया जाए, और एग्रीकल्चर, तो ये दो सेक्टर है मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान को टेक ऑफ की तरफ लेके जा सकते हैं। और फिर उसके बाद जो आपके दूसरे सेक्टर्स हैं वो उसको फॉलो करेंगे, रियल स्टेट फॉलो करेगी और दूसरे कंस्ट्रक्शन सेक्टर आपका फॉलो करेगा, जो कि अभी बहुत ज्यादा डिप में है। इसी तरह जो सैलरी क्लास है उसकी जो अगर फ्यूचर में आपने उसको रिलीफ देना है तो यही सेक्टर है जो आपको कुशन प्रोवाइड करेंगे, जो आपको एक्स्ट्रा रेवेन्यू देंगे, और ये प्राइमरी सरप्लस की जो बात आप करते हैं वो देंगे। प्लस आपका जो टैक्स रिफॉर्म्स का वो बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि टैक्स नेट को अगर आपने बढ़ा दिया, जो कि आप डिजिटलाइजेशन की वजह से और इस डाटा इंटीग्रेशन की वजह से और यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से, जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ ने औरंगजेब साहब ने अपनी तकरीर में भी दिया कि ये टैक्स कलेक्शन का सिस्टम जो हम बहुत बेहतर तौर पे डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अगर इस सारी चीजों को हमने बेहतर तौर पे कर लिया तो मेरे ख्याल में कोई वजह नहीं है कि अगला बजट अगर बहुत कम डेफिसिट, अगर सरप्लस में नहीं होगा तो डेफिसिट बहुत कम होगा। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और ये भी कहा गया है कि एनटीएन होगा तो लेन देन होगी, खरीदारी फरोख्त होगी, ऑटोमेशन सिस्टम को आगे रखा जाएगा। बिल्कुल एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बेहतर बनाया जा रहा है और बात की जा रही है। लेट्स सी क्या होता है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। न्यूज़ टॉक में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। वफाकी बजट जो वो आ गया है, वफाकी बजट कितना अवाम दोस्त है ये हम आज डिस्कस कर रहे हैं। लोगों को क्या रिलीफ है, पाकिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं क्या वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके पास वसाइल कम है, उनके पास महंगाई की शरह बहुत बढ़ गई हुई है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बहुत मुश्किलों से बोथ एंड जो है वो मीट कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हम बात कर रहे हैं और सबसे ज़रूरी आज बात करेंगे हम एनटीएन के ऊपर कि एनटीएन के बगैर कोई ख़रीदो फरोख्त नहीं होगी। एनटीएन अगर जिसका नहीं होगा, जो कि नॉन फाइलर होगा, ना वो कोई चीज़ परचेज़ कर सकता है, ना वो ख़रीद सकता है और ना वो किसी भी सूरत में कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो मैं जाऊँगी काशिफ सालिक साहब आप पे। एनटीएन के ऊपर जितनी बड़ी स्टेटमेंट आई है कि अगर जो लोग ई कॉमर्स भी कर रहे हैं उनका एनटीएन जो होगा वो उस बिजनेस के ऊपर होगा, रजिस्टर होगा, यूट्यूबर्स के ऊपर भी एनटीएन जो है वो लागू है। तो एनटीएन के हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या ये इकदाम जरूरी था? मेरे ख्याल में ये काफी पिछले कई महीनों से ये बहस चल रही है कि फाइलर्स को बेसिकली सहूलत प्रोवाइड करना और नॉन फाइलर्स को आपने खत्म करना है। मेरा अपना जाती ख्याल है कि इसको एक ग्रेजुअल प्रोसेस के साथ करना चाहिए, कट ऑफ टाइम नहीं देना चाहिए। आप अगर थोड़ा सा निगाह दौड़ा के देखें, आप अपने रूरल एरियाज के अंदर और इन शहरों के अंदर वो जो गरीब किसान है, जो लोग छोटे कारोबार भी कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस, बिल्कुल ऐसे, तो वो कैसे ये एकदम प्रोसेस के अंदर आ जाएंगे, एक बड़ा एक अनरेस्ट सी आ जाएगी सिचुएशन के अंदर। तो मेरे ख्याल में काफी देर से वैसे गवर्नमेंट भी लगी हुई है कि इस नॉन फाइनल कैटेगरी को खत्म कर दिया जाए, लेकिन एफर्ट नहीं हुई, इसको स्ट्रीमलाइन करने की एफर्ट नहीं हुई है। इस एफर्ट को करने की जरूरत है। ये बहुत एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बंदा हर जगह, अगर आपने डेवलप नेशन बनना है और अपने टैक्स नेट को बढ़ाना है
तो आपको लाजमी तौर पे लोगों को लेके आना पड़ेगा एनटीएन नंबर पे, एनटीएम कैटेगरी में फाइलर बनाना पड़ेगा, इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल बनाना पड़ेगा, लेकिन प्रोसेस के साथ। अच्छा, इधर मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि अगर तो कोई फाइलर नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने कैश फ्लो ही रोक दिया, आपने कैश सर्कुलेशन ही की। जहां कैश सर्कुलेशन ही होगी वहां इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी? दुनिया में यही रूल है कि कैश को हमेशा सर्कुलेट होना चाहिए। कैश को ये सर्कुलेट होना चाहिए, यही एक चीज है जो कि अवाम को समझाई नहीं जा रही, अवेयरनेस नहीं दे जा रही। आप उसको आपको अलग डिसइंटीग्रेट करना पड़ेगा कि फाइलिंग सिस्टम और जो एनटीएन नंबर है वो उसको कैश सिस्टम के साथ ना लिंक किया जाए, उसको सिर्फ कंप्लायंस की तरफ किया जाए, टैक्सेशन की साइड पे किया जाए। अगर आप ट्रांजैक्शन की साइड पे करेंगे तो लाजमी तौर पर बहुत सारे मसले मसाइल आएंगे। वो जो खवातीन जो रोजमर्रा की खरीदारी करती हैं, वो जो बच्चे खरीदारी कर रहे हैं, वो कैसे खरीदारी करेंगे? फिर उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं जो मुख्तलिफ ट्रैवल की तरफ जाते हैं, और मतलब कॉम्प्लेक्सिटी है, शादी ब्याह के मामला हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो एकदम जो है अगर आप पे ये सिस्टम आ जाएगा तो ये सारे सिस्टम जो आपको याद होगा, अगर एक पुरानी एग्जांपल आपको दूं कि एक वक्त आया था कि सर्दियों में 1 घंटा आगे करने की और फिर 1 घंटा पीछे करने की, यकीन करें वो एक टर्म इस्तेमाल होगी थी, पुराना टाइम नया टाइम, ठीक है। तो लोग उसी चीज में कंफ्यूज रहे। तो मुझे भी यही लगता है कि जब इस तरह के एनटीएन नंबर के ऊपर जो है बहुत ज्यादा फोकस होगा और ये चीजें होंगी तो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। इस कंफ्यूजन से शिकार करने के लिए मेरा एक सोल्यूशन ये है कि पायलटिंग कर ली जाए। कुछ जो आपके सिटीज हैं, कराची हो गया, लाहौर हो गया, उनके कुछ एरियाज के अंदर आप इसको एक महल्लावार इसको इम्प्लीमेंट करें कि आपकी ट्रांजैक्शन जो है अगर कैश से आपकी ऑनलाइन हो जाए, ठीक है, तो फिर वो और उसमें एनटीएन नंबर जो है दे दिया जाए। और फिर उसके बाद थोड़ा सा और भी कैटेगराइज करने की जरूरत है कि कौन से ट्रांजैक्शन जो है वो एनटीएन नंबर के अंडर आएंगी और कौन सी जो है उसमें अभी इजाजत होगी उसके करने की। तो ये सारी चीजें जो क्लैरिटी है, इवन माई सेल्फ के वो गवर्नमेंट क्या सोच रही है इसके बारे में वो कम्युनिकेट नहीं कर रही है। ये कंफ्यूजन जो है इस कम्युनिकेशन की वजह से पैदा हो रही है। तो मेरे ख्याल में पहले तो गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करना है कि उनका ये पर्पस क्या है, कि एनटीएन नंबर क्या वो मेजर ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा है, या रोजमर्रा की ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा है। तो वो क्लैरिटी की बिहार में बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्सिटी सिचुएशन। लेट्स सी कैसे गवर्नमेंट इसको ओवरकम करती है। मैं रुक करूंगी शाफ नजीब साहब आपका। सही बताइएगा कि सरकार ने, हुकूमत ने बिजली सार्फिन पर 10% जो है वो सरचार्ज टैक्स लगाने का पेशकश की गई है। तो क्या हुकूमत के पास कोई इकोनॉमिक सर्विस नहीं है, कोई इकोनॉमिक फैक्टर्स नहीं है किस तरीके से रिलीफ दी जाए अवाम को, ना कि मजीद कहते हैं ना कि दलदल में फंसा रहे हैं अवाम को? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें जो हैं वो कंज्यूमर्स के लिए, यानी कि आम घरेलू सार्फिन के लिए, कमर्शियल सार्फिन के लिए और इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसके लिए एक बड़े अरसे से ये एक बड़ा मसला रहा है। और इसमें जहां मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस हैं वो भी असरअंदाज रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारी एनर्जी की जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है, जनरेशन कॉस्ट है, उसका भी जो जिसे हम कह सकते हैं कि वो भी ज्यादा रही है, जिस वजह से तमाम सार्फिन को मसाइल दरपेश रहे हैं। और उन मसाइल में घिरे हुए लोगों को अगर आप मजीद उन पे एक टैक्स लगाएंगे तो जाहिर बात है इससे जो बिजली के सारिफ हैं उनको इमीडिएट एक डायरेक्ट इफेक्ट तो आएगा, लेकिन इसके साथ साथ इसका महंगाई पर भी असर आएगा। वो इसलिए कि मिसाल के तौर पर अगर एक कोई किसान है जो कि ट्यूबवेल चलाता है अपनी फसल उगाने के लिए, तो जब वो ट्यूबवेल के लिए बिजली इस्तेमाल करेगा तो उसको एक तो जाहिर बात है बिजली का बिल भी ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन जब ज्यादा महंगी बिजली इस्तेमाल करके वो फसलों को पानी लगाएगा, फसल उगाएगा, तो वो मजीद कीमत जो है वो उस फसल की कीमत में भी शामिल करेगा। तो इसी तरह जब अवाम तक, मार्केट तक वो चीज आएगी तो वो अवाम को भी महंगी मिलेगी। तो ये एक जिसे हम कह सकते हैं डबल जेपर्डी है कि जिसमें 2 दफा इस कीमत के बढ़ने का इम्पैक्ट
इम्पैक्ट आएगा। तो मेरे ख्याल से जहां हुकूमत ने एक अच्छा इकदाम किया है कि इस्लामाबाद में जो ये AMI मीटर्स लगा रहे थे, जो कि बिजली की जिसे हम कह सकते हैं चोरी को पकड़ने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट था, उसको इन्होंने पिछले साल शुरू किया। अब उसके लिए इन्होंने मजीद रकम मुख्तस की है। वो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, उस पर पाइट ने बल्कि स्टडी भी की हुई है। उस तरह के इकदाम जहां किए हैं वहां पे इस तरह के इकदाम जिससे बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है, वो नहीं करना चाहिए। बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए कि किस तरह हमारी जनरेशन कॉस्ट कम हो, ताकि बगैर किसी सब्सिडी दिए, बगैर किसी मजीद खर्चा किए आवाम को बिजली जो है वो सस्ते दामों। बिल्कुल आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन हम बात करते हैं एक्सपोर्ट के ऊपर। हम बात करते हैं पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज वर्कड रियली वेल और उनकी जो ग्रोथ है उसका कोई कह रहे हैं कि एग्जाम्पल नहीं है। मगर कहाँ गई पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री? वहां तो ताले लगे हुए हैं। फैसलाबाद की एसोसिएशन जो है वो हर कितने दिनों के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कहती है अवाम को कि हमें सब्सिडी प्रोवाइड की जाए, हमें सस्ती बिजली प्रोवाइड की जाए। तो ये बातें कहाँ गई सारी सर? देखिए, हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मुश्किलात हैं वो सिर्फ आज की नहीं है, वो पिछले काफी सालों की हैं। और उसमें हम देखते हैं कि हमारी जो कॉटन की जो ग्रोथ है, कॉटन की जो फसल है, उसको भी बड़ा डेंट पड़ा है पिछले हम कह सकते हैं 10-15 सालों में। अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें हमने देखा कि कॉटन इंपोर्ट करने की भी जो कॉस्ट है वो मजीद बड़ी है। और उसके साथ साथ जाहिर बात है इस तरह के मसाइल जिसमें हम कह सकते हैं एनर्जी कॉस्ट जो है वो भी बहुत ज्यादा उसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी, बाकी तमाम इंडस्ट्रीज को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और हम देखते हैं कि हमारे रीजन में ही जो बाकी टेक्सटाइल प्लेयर्स हैं किस तरह उन्होंने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी, बाकी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया। तो इस तरह के इकदाम वाकई इंडस्ट्रीज के लिए मुश्किल होते हैं। लेकिन एक चीज हमें इंडस्ट्री से भी पूछनी चाहिए। अगर हम देखें बांग्लादेश की इंडस्ट्री को देखें, वियतनाम को देखें, चाइना को देखें, ये बहुत ज्यादा इनका फोकस है हाई वैल्यू गुड्स बनाने में। हमारी इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली जो है वो इतनी ज्यादा हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स अभी भी नहीं बनाती जितने वो मुल्क बना रहे हैं। हम अभी भी जो इनिशियल कुछ प्रोडक्ट्स हैं यार्न बनाने में, इस सारे में हम ज्यादा इन्वॉल्व हैं। तो हमारी इंडस्ट्री ने जो इनके हाथ में इकदाम थे इन्होंने भी नहीं किए। और फिर बदकिस्मती के साथ हुकूमती पॉलिसीज सिर्फ आजकल की नहीं बल्कि पिछले 1-2-3 दहाइयों की जो पॉलिसीज हैं उन्होंने भी इन मुश्किलात में इजाफा किया है। तो दोनों को, हुकूमत की साइड पे पॉलिसी लेवल पे भी इनको देखना चाहिए कि क्या इकदाम बेहतर हो सकते हैं, और इंडस्ट्री से भी सवाल होना चाहिए कि जो उनके हाथ में चीजें हैं क्या वो उनके मुताबिक कर रहे हैं, क्या वो ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो दुनिया लेना चाहे दूसरों के प्रोडक्ट छोड़ के, क्या उनकी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो दुनिया के स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं या नहीं। शायद हम उनको सस्ती बिजली दे दें लेकिन क्या उसके बावजूद वो compete कर सकेंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवालिया निशान है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मुतालिक भी और बाकियों के मुतालिक भी। हाँ सर, बिल्कुल। इसमें तो एक बाकायदा सर्वे होना चाहिए, उसके बाद ही ये चीज़ करनी चाहिए कि क्या हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वफाकी बजट अवाम के लिए खतरे की घंटी है या कि रिलीफ है? मौजूदा जो बजट है वो IMF के दबाव का नतीजा होगी। इस सब पे बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक लेते हैं, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। न्यूज़ टॉक में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी हम बात करते हैं वफाकी बजट के हवाले से कि आवाम को कितना रिलीफ है और हुकूमत जो है, हुकूमत ने कितनी सब्सिडी प्रोवाइड की है, हुकूमत ने कितना आवाम को रिलीफ दिया है और क्या आवाम खुश है। जहां जो है स्टॉक मार्केट जो है एकदम से अरूज पे चली गई है, 100 इंडेक्स जो है 124,000 पे भी क्रॉस कर गया है, वहाँ खुशियाँ बटोरी जा रही है, वहाँ आवाम के अंदर मिक्सड रिएक्शंस देखे जा रहे हैं। तो मैं रुख करूँगी सबसे पहले काशिफ सालिक साहब आपका। कैसा मुझे ये बताइएगा कि 82 खरब जो है वो टोटल बजट जो है वो मुख्तस किया गया है, लेकिन उसमें से जो हाफ है वो हमने देना है इन द रोल ऑफ, इन द पे ऑफ, हमने एक लोन जो है वो उतारना है। तो एक तो ये मुझे बताएं कि रियल इकॉनमी में वो कितना फ़ायदा देगा और क्या ये आवाम को सहूलियात फराहम करने में कोई इसका पॉजिटिव अमल दखल होगा, कोई रोड मैप है? जी, जो कर्ज आपने लिया है वो तो वापस करना पड़ेगा और उसके लिए आपका जो डेट सर्विंग है वो ये जो आप 82 ट्रिलियन या खरब बता रही हैं वो तो आपको पे ऑफ करना पड़ेगा मुख्तलिफ तरीकों से, आपको टैक्सेशन के थ्रू, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो ये आवाम को कैसे इससे रिलीफ मिलेगा, ये एक बड़ा चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। अभी तक जो सूबों को जो डेवलपमेंट फंड्स दिए गए हैं वो काफ़ी सब्सटेंशियल है। मेरा हमेशा ये कहना होता है पैसों का मसला नहीं है, हमेशा मसला होता है प्लानिंग का। आप किस तरह बेहतर प्लानिंग करते हैं। आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फेलियर है।
आपकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि एक छोटा सा पीएसटीपी प्रोजेक्ट जो है वो डिजाइन कर लें और उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर दें। तो ये एक चैलेंजिंग है और इसी वजह से आपको पता होगा कि बैंक जो प्रोविंसेस को कहा जाता है कि अनयूटिलाइज्ड फंड जो है 8 साल के आखिर में वापस कर दें, कि पैसा पड़ा रहता है। इवन के कई दफा प्रोजेक्ट्स भी अप्रूव हो जाते हैं, वो प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर जो है आप उसको खर्च नहीं कर पाते, ठीक है, उसके बजट को खर्च नहीं कर पाते। तो ये जो कैपेसिटीज के इश्यूज हैं कि अवाम दोस्त, तो वो जो आप पहले एग्जांपल बता रही थी कि लोग ब्रेन ड्रेन होके जा रहे हैं, तो बहुत सारे ज़हीन लोग जो हैं वो चले जाते हैं और पीछे जो है वो वही कम दर्जे के लोग हम जैसे या और इस तरह के लोग जो हैं वो प्लानिंग प्रॉपर नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद जो है अभी तकरीबन, या आप देख लेंगे तकरीबन 15 साल हो गए ये जो 18वीं तरमीम के बाद क्लाइमेट का, फूड, एग्रीकल्चर का सारे सेक्टर्स जो हैं वो प्रोविंसेस को चले गए। 2 गुना जो है डेवलपमेंट फंड्स अब गवर्नमेंट जो है प्रोविंसेस को दे रही है, फेडरल गवर्नमेंट। तो स्टिल अगर हम प्लान ना कर सकें और लोगों को रिलीफ ना दे सकें, रिलीफ चाहिए किस में आवाम को, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, एक वो एजुकेशन में चाहिए, उनको हेल्थ में चाहिए और उनको लाइवलीहुड रोजगार चाहिए और आप फूड प्राइसेस को कंट्रोल करना है। अब ये 3 चीजें आप आवाम को दे दें, रोजगार कमाना और उसमें सारी चीजें बिल्कुल सर, आवाम जो है बेहतर होगी। आपने बिल्कुल बड़े जबरदस्त सेक्टर्स के ऊपर आपने निशानदेही की, ऐसे सेक्टर्स के वाकई अगर ये रिलीफ मिल जाए तो आवाम वाकई खुश हो जाएगी। तो मैं रुख करूंगी शाह साहब आपका, आप ही बताइएगा कि टोटल जो बजट है 82 खरब, उसमें से आधा जो है वो हमने कर्ज की सूरत के मद हमने देना ही देना है, तो आवाम को क्या बुनियादी सहूलतें मिल पाएंगी इसके बाद? देखिए, ये पहली दफा ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि हमारे पिछले काफी सारे साल जो है उसमें हम देखें तो हमारी सबसे बड़ा हेड जो फेडरल बजट में होता है वो डेट सर्विसिंग होती है। और इसको अगर हम जो हमारा टैक्स रेवेन्यू है उसके साथ कंपेयर करें तो उसका जो टारगेटेड टैक्स रेवेन्यू है उसका 75-80% जो है वो हम डेट सर्विसिंग में देते हैं। और ये अगेन ये 1 साल का या 2 साल का मसला नहीं, ये हमारी दहाइयों की जैसे हम कह सकते गलत पॉलिसियों का असर है कि हमने एक्सपेंडिचर्स अपने इतने बढ़ा दिए हैं हुकूमती लेवल पे कि उसका असर जो है वो अब हमें नजर आ रहा है। इसी तरह हम देखें पेंशन्स को, पेंशन बिल हमारा इतना बढ़ता जा रहा है कि वो भी हमारे लिए अनसस्टेनेबल होता है। पेंशन को तो सर रिफॉर्म की सूरत में उन्होंने खत्म कर दिया ना कि 10 साल के बाद पेंशन भी नहीं मिलेगी अगर कोई डिसीज हो जाता है। देखें, लेकिन कितने आप ये देखें कि उसमें कितने ऐसे केसेस हैं जहां पे डिसीज की पेंशन, क्या हमारा पेंशन बिल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो वफात पा जाते हैं और उनकी फैमिली जो है वो ज्यादा ले रही है? ऐसा नहीं है, बल्कि इसकी वजह यह है कि नंबर 1, हमने जो अपनी हुकूमती इदारों का साइज है वो बहुत बढ़ा दिया है। हमारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो इतने ज्यादा हमने भर्ती कर लिए हैं कि उनकी पेंशन देना हमारे लिए जो है वो फीजिबल नहीं है, पहला। और दूसरा जो कि ज्यादा बड़ा मसला है कि हमने कभी भी एक एफिशिएंट, एक वाइबल पेंशन फंड क्रिएट नहीं किया। हमने बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हुकूमत ने महदूद वसाइल में रहकर बहुत ज़बरदस्त किस्म का बजट दिया है। देखना यह है कि मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामजन होता है कि नहीं। इसके साथ साथ न्यूज़ टॉक में अब तक इतना ही, मजीद प्रोग्राम में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।